हेलो दोस्तों। आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। अभिनय क्या है, जो कि हिंदी कक्षा 10 क्लास का है, गद्य खंड का प्रश्न। और सभी लघु एवं दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न एक साथ संग्रह किया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ अभिनय क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। इसका सही उत्तर है अविग्नो दक्षिण फ्रांस में रोम नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। यहाँ कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। अगला प्रश्न है बरस अविग्नो में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। इसका सही उत्तर है गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह जो है वह हर बरस यानी कि प्रत्येक बरस होता रहता है। अगला प्रश्न है लेखक अभिनय किस सिलसिले में गए थे, वहां उन्होंने क्या देखा सुना। इसका सही उत्तर है पीटर ब्रूके का विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। उसी के निमंत्रण पर लेखक अभिनय गए थे। वहां उन्होंने देखा कि समारोह के दौरान वहां के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंगस्थलियों में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है ला सबोज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, आजकल उसका क्या उपयोग होता है। इसका सही उत्तर है दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। यह अविग्नो में है। उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है ला शत्रुज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य क्यों कहा है। इसका सही उत्तर है ला शत्रुज फ्रेंच शासकों द्वारा निर्मित किला में काथुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। उसके भीतरी भाग में ईसाई संतों के चैम्बर्स बने हुए हैं। दो दो कमरों के चैम्बर सुसज्जित हैं। 14वीं सदी के फर्नीचर लगे हैं। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं। कार्थसियन संप्रदाय मौन में विश्वास करता है। उसके द्वारा ला शत्रुज में सारा स्थापत्य मौन का ही स्थापत्य है, अतः लेखक ने इसे मौन का स्थापत्य की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है लेखक अभिनय क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे, लेखक की उपलब्धि क्या रही। इसका सही उत्तर है लेखक अभिनय अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स जो थे उसको लेकर के गए थे। और वहाँ वे 19 दिन 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक रहे। कुल 19 दिनों में वहाँ रहकर उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य की रचना की। अगला प्रश्न है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है। इसका सही उत्तर है कवि महोदय का एकांतवास मौन में विश्वास रखने वाले संप्रदाय के स्थान में था। उनके ऊपर भी मौन साधना का प्रभाव हुआ। वे एकाएक मौन रूप से प्रतीक्षा कर रहे पत्थर को ही मानवीकरण कर डाला। अगला प्रश्न है अभिनय के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। इसका सही उत्तर है वे सुंदर निविड़ सघन सुनसान दिन और रातें थी।
भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई यह पुस्तक उन सब की स्मृति का दस्तावेज है। अभिनयों को उसी के मठ में रहकर लिखी गई कवि प्रजाति भी जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है? इसका उत्तर है, मानवीय जीवन में सुख और दुख के समय व्यतीत होते हैं। जीवन परिवर्तनशील पथ पर अग्रसर होता है। मानव उतार चढ़ाव देखता है। पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय का सामना करता है। पत्थर भी शीत और ताप दोनों को सानिध्य पाता है। मानव अपनी प्राचीन गाथा को गाता है। पत्थर भी प्राचीनता को अपने में सहेजे रखता है। मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, अपने अनुभव को व्यक्त करता है, परंतु पत्थर मूक रहता है, हर स्थिति से गुजरते हुए अभिव्यक्त नहीं करता है। मनुष्य की कविता में शब्द होते हैं, लेकिन पत्थर निःशब्द कविता रचता है। मनुष्य झुक कर नमन करता है, लेकिन पत्थर बिना माथा झुकाए प्रार्थना करता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन से पत्थरों की समानता और विषमता दोनों है। अगला प्रश्न है, इस कविता से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, इस कविता से हम लोग सीखते यही हैं या हम यही समझते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति मौन रहकर कर्म करना, अनेक प्रकार के झंझावातों को सहन करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? इसका उत्तर है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। नदी के पास रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं, स्वयं में नदी की झलक देखते हैं। अगला प्रश्न है, नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? उत्तर है, नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है, क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वे स्वयं नदी हो गए हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। उनकी रचना लेखक को प्रासंगिक लगी, अतः लेखक को शुक्ल की कविता याद आती है। अगला प्रश्न है, नदी और कविता नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे कि हम जानते हैं, नदी पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? नदी तट पर विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है, क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं कि वे स्वयं नदी हो गए हैं। इसी बात की पुष्टि करते हुए शुक्ल जी ने नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। उनकी रचना लेखक को प्रासंगिक लगी, अतः लेखक को शुक्ल की कविता याद आती है। अगला प्रश्न है, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? इसका सही उत्तर है, जिस प्रकार नदी सदियों से हमारे साथ रही है, उसी प्रकार कविता भी मानव की जीवन संगिनी रही है। नदी में विभिन्न जगहों से जल आकर मिलते हैं और वह प्रवाहित होकर सागर में समाहित होते रहते हैं। हर दिन सागर में समाहित होने के बावजूद उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता में भी विभिन्न विडंबनाएं, शब्द भंगिमाएं, जीवन छवियां और प्रतियां आकर मिलती है और तदाकार होती रहती है।
जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। अतः या इस प्रकार नदी और कविता में यही समानता दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों?